हेलो नमस्कार अभिवादन मेरा स्वीकार कीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जो आप लोग देखेंगे यूपी टेट एग्जाम 2026 को ध्यान में रखते हुए हिंदी के पूरे 50 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कम से कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का संग्रह होगा आज की वीडियो में। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो प है, फ है, ब, भ, म, ये व्यंजन है दोस्तों, ठीक है। और ये व्यंजन क्या होते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, यही आपको बताना है। आपको मैंने बहुत वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों, और यूपी टेट के सिलेबस में ये बहुत ज़्यादा हर बार 2 से 3 प्रश्न यहाँ से हिंदी से बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की जो वीडियो होगी इतना अच्छे तरीके से देखेंगे कि आप लोग हर वीडियो को ख़त्म कर दीजिए, आज की वीडियो को देख लीजिए और बिल्कुल आपके वर्णमाला से चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे है कि जो ये कहा है कि जो ये आपके वर्ण होते हैं, जो ये व्यंजन होते हैं, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है, नहीं होता है दोस्तों। जो त वर्ग होता है ना, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंत से होता है। ये बात याद रखना। यहाँ पे प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों, ओष्ठ से होता है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। और इसके बाद जो च वाले ग्रुप होते हैं, इनका उच्चारण स्थान आपका तालव्य से होता है। और जो क वाले होते हैं, इनका उच्चारण स्थान आपका कहाँ से होता है दोस्तों, कंठ से होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब कहीं भी दो व्यंजन आपस में मिले और जो शब्द बने, उस शब्द को क्या बोलते हैं, उस शब्द को हम बोलते हैं दोस्तों, शब्द बोल रहे हैं, उस वर्ण को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जब दो वर्ण या दो व्यंजन आपस में मिलकर जब नया व्यंजन बन जाए तो उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और आपसे यहीं पे बता रहा हूँ दोस्तों, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये छतरी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ये त्र है। और यहाँ पे देखिएगा प्यारे ये आज्ञा है। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका श्री जो लगाया जाता है, इस त्र है। यही 4 व्यंजन है। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा, हर 2 साल बाद एक प्रश्न यहाँ से बना है। अब सब सोच लीजिए कि जब यहाँ से बना है तो इस प्रश्न को किसी हर हालत में आपको जानना है कि कौन सा वर्ण का निर्माण किससे हुआ है। याद रखेंगे जो छतरी है ये आधा क और यहाँ पर देखिएगा इस पूरे स से मिलकर बनती है, याद रखेंगे। यहाँ पे त्र की बात करें तो आधा त और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर इसका निर्माण होता है। आज्ञा की बात करें तो याद रखेंगे आधा ज और पूरा इया से मिलकर इसका निर्माण होता है। और याद रखेंगे स्त्री की बात करें तो आधा श और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर इसका निर्माण होता है दोस्तों। तो आपको बता दें संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और कौन कौन से वर्ण मिलते हैं, कौन कौन से व्यंजन मिलते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आप लोग इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, ठीक है। यही लगे हाथ आपको बता दे रहे हैं, जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कौन कौन से, य, आपके र, आपके ल और आपके व, ये अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये चीज को याद रखना। अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो आपका वर्ण होता है ये महाप्राण कहलाता है, याद रखेंगे। और अल्प प्राण या अंत्यस्थ व्यंजन जो आप लोग देखें ना, य, र, ल, व, ये हर कंडीशन में आपके अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। और यहीं पे उष्म व्यंजन जिनको आप लोग स, ए वाला स और ह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। और ये क्या कहलाते हैं, चारों ये महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन करेंगे प्यारे कि अगर अभिषेक एकेडमी के इस पोर्टल पे आप नए हैं तो आप बिल्कुल अभिषेक एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्यार जताने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत नहीं मतलब इसका उच्चारण स्थान दंत से नहीं हुआ है, याद रखेंगे। तो जो त वर्ग होगा, त वर्ग यही आपके दंत होते हैं। त वर्ग को छोड़कर जो होगा वह दंत नहीं होगा। त आपका बिल्कुल दंत है, द आपका बिल्कुल दंत है। और याद रखेंगे जो ल है ये भी आपका बिल्कुल दंत है, याद रखेंगे। जो य है ना, ये य आपका दंत नहीं है, ये क्या है दोस्तों, ये तालव्य व्यंजन है। क्या है दोस्तों, याद रखना, ये तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा अर्ध स्वर, याद रखेंगे ये व्यंजन में अर्ध स्वर किसे बोलते हैं, और व्यंजन में अर्ध स्वरों की संख्या होती है प्यारे 2। कितनी होती है दोस्तों? 2 होती है। और कौन कौन से होते हैं? य हो गया आपका, व हो गया, ये आपके अर्ध स्वर कहलाते हैं। और इसमें आपका य है तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। यहीं पे मैं आपको बता दूं काकल्य व्यंजन किसे बोलते हैं। काकल्य व्यंजन जो होता है ना, जो आप ह को क्या बोलते हैं दोस्तों? काकल्य व्यंजन बोलते हैं, याद रखना। यहीं पे आता है लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुंठित व्यंजन किसे बोलते हैं? तो याद रखना दोस्तों, रस्सी वाला र जो होता है ना, इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। आपको मैं यहीं पे बता रहा हूं दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन किसे बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन कहीं भी पूछे तुरंत बता दीजिएगा। जो ल होता है ना, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। इस बात को आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। यहीं पे मैं बता दूं नासिक व्यंजन किसे बोलते हैं। ये प्रश्न बनता है कि नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो नासिक व्यंजन की संख्या पूरी 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? अंगा हो गया, इया हो गया, आपका अड़ हो गया, आपका न हो गया, और आपका दोस्तों म हो गया। ये पांचों आपके प्यारे नासिक के व्यंजन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपसे मैं एक बात और बताऊं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी वीडियो की बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिले, यहाँ से आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत से ऐसे प्यारे साथी हैं जहाँ पे उनको अभिषेक एकेडमी के नोट पैसे पर बेचे जा रहे हैं। जो मैं सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो भी बैच हों या आगामी, आज अपना परिवार बहुत छोटा है दोस्तों, आने वाले समय में जो भी अपना परिवार आगे बढ़े, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में जो भी शिक्षा मिले वो बिल्कुल फ्री में मिले, ना किसी को 1 रुपये देने पड़े, किसी को भी नहीं। तो याद रखेंगे, जो हमारे नोट हैं, मुझे मालूम चला सर लोगों के माध्यम से कि जो नोट है इसको पैसे पर बेचे जा रहे हैं, जो भी पीडीएफ वगैरह है। तो याद रखेंगे दोस्तों, किसी को पैसा मत दीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्री में नोट चाहिए तो आप लोग, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 63 आपका 88 आपका 46, इसके बाद दोस्तों आपका 7911। इस नंबर पे आप लोग बिल्कुल व्हाट्सअप कर दीजिए। और व्हाट्सअप में बिल्कुल दोस्तों कुछ भी नहीं लिखना है, बिल्कुल बिना लावे लपेटे के आप लोग पीडीएफ लिख दीजिए और आपको बिल्कुल पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। और इसके बाद अभिषेक एकेडमी का जो आपका ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद जितनी भी वीडियो पड़ेगी उस वीडियो का बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ वहां से मिलते रहेंगे। उसके लिए 1 भी पैसे किसी को नहीं देना है, इस बात को याद रखेंगे, ये चीज मैं कह रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण की पहचान कैसे करिएगा, मैं तो आपको बताऊं। अल्प प्राण 1, 3, 5 होता है प्रत्येक वर्ग का, और महाप्राण होता है 2 और 4 होता है। मैं तो बार बार बता रहा हूं। अब अल्प प्राण में अ वाला को छोड़ दो, यहाँ पे हम आते हैं क ग, यहाँ पे थ और ध, यहाँ पे फ और भ। आपको मैं बता दे रहा हूँ बिना समय लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो कितना प्रैक्टिस के थ्रू मैं जान गया हूँ ना कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि क और ग अल्प प्राण होता है। क्यों? क्योंकि क 1 नंबर का वर्ग है, और क ही में आप लोग देखिएगा ख के बाद ग आता है 3 नंबर का। और आपको बता दो 1 और 3 किसका सदस्य है दोस्तों? अल्प प्राण का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। आप बिल्कुल वर्णों को जान जाइए, ये वर्ण इस वर्ग का है, इसमें ये इस नंबर पर पड़ता है, इस नंबर पर पड़ता है, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तालव्य व्यंजन कौन है, आपको यही बताना है। क फार कंठ होता है, बिल्कुल आप लोगों को पता है। च फार आपका क्या होता है? तालु होती है। और इसके बाद आपका ट से क्या याद रखते हैं? मूर्धा को याद रखते हैं। त से आप क्या याद रखते हैं दोस्तों? दंत को रखते हैं। प से आप क्या याद रखते हैं? पर दोस्तों आप लोग ओष्ठ को रखते हैं। अब देखिए तालव्य व्यंजन कौन है? च वाला समूह आपका तालव्य होगा। बिना किसी सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी की ब ध्वनि क्या है? ब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ब। प्रैक्टिस थ्रू आप लोग देखें दोस्तों, ब हो गया, आपको मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि जैसे कि आपका ब हो गया, फ हो गया, प हो गया, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? इसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ ध्वनि है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन वर्ण घोष नहीं है? याद रखेंगे, आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू कितने बार दोस्तों बताऊं, ये अघोष और घोष,
याद रखेंगे। घोष को कहीं कहीं पे दोस्तों सघोष भी लिख देता है और बहुत प्रश्न फंसाऊ काम कर देता है। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अघोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है और इसके बाद 3 नंबर का सदस्य, 4 नंबर का सदस्य और 5 नंबर का सदस्य प्यारे आपके घोष होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को देखिएगा क हो गया, ख हो गया, यहाँ पे ग, यहाँ पे घ, यहाँ पे अंग, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर दोस्तों, ये 5 नंबर। अब देखिएगा अगर कहूँ कि क क्या है तो क कौन नंबर का आता है, क देखिए 1 आ रहा है, 1 अघोष में आएगा, हम कहूँगा कि क अघोष है। ख क्या है, अघोष है। ग क्या है, घोष है। घ क्या है, घोष है। अंग क्या है, घोष है। इस तरह हम पहचान करते हैं, राइट बात। अब देखिएगा कौन वर्ण घोष नहीं है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे आप लोग, देखिएगा इस सभी चीज़ों को तो छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है और एक घोष नहीं है। क्या है दोस्तों, ये आपका अघोष है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूँ य, र, ल, व और ह ये जो किस श्रेणी में आते हैं, स जो होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, सब चीज़ें आप लोगों को एक वीडियो में कंफर्म भी कर दिया हूँ। इस तरह प्रैक्टिस सेट को कवर करिए। आगे देखते हैं कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, यही आपको बताना है। कौन ऐसी ध्वनि है जो महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण नहीं होगी मतलब अल्प प्राण होगी, अल्प प्राण होगी मतलब 1 3 5 होगी, यही आपको बताना है दोस्तों। 1 3 5 होगी, देखिए 2 नंबर पर ख आता है तो ये महाप्राण होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा घ कै नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, तो 4 नंबर पर देखिए 2 नंबर भी महाप्राण, 4 नंबर भी महाप्राण। यहाँ पे देखिएगा च छ झ, याद रखेंगे। चीज़ें ध्यान से आप लोग देखेगा तो यहाँ पे चरखा वाला च होता है, छाता वाला छ होता है, इसके बाद च छ, इसके बाद ज, एक बाद झ और एक बाद इया। बात यहीं से फंसती है। देखिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और दोस्तों 5 नंबर। ठीक है, अब देखिएगा महाप्राण नहीं है मतलब अल्प प्राण है, तो 3 नंबर पर क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिएगा झ 4 नंबर पर आ रहा है, तो ये 4 नंबर पर आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये भी महाप्राण होगा। अल्प प्राण, महाप्राण कौन नहीं है मतलब यही नहीं है, ये अल्प प्राण है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न चिन्ह वाक्य कौन सा है यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे कामता प्रसाद ने प्रश्न चिन्हों की विराम चिन्हों की खोज की थी और उनके अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। और यहाँ पे देखते हैं प्रश्न चिन्ह कौन सा है। प्रश्न चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे और चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों आप लोग बिल्कुल ध्यान तरीके से देखेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सिंबल है, एग्जाम्पल है, सिंबल किस चीज़ का यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे जब भी कहीं भी आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो ये पूर्ण विराम है ना, ये किस चीज़ का है दोस्तों, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका है दोस्तों, पूर्ण विराम का चिन्ह है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका प्रश्नवाचक है, ये संबोधन चिन्ह है, किसका है दोस्तों, याद रखेंगे ये संबोधन का चिन्ह है। और ये आपका किसका है दोस्तों, ये अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्न में निर्देशक चिन्ह कौन होता है। निर्देशक चिन्ह का जो सिंबल है ए है, ये आपका अल्प विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, आगे देखते हैं अल्प विराम का चिन्ह क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका अल्प विराम है और इसको चिन्ह सीख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको अर्ध विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम का है। तो याद रखेंगे जो ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना, यही ऐसे लिख देते हैं, पूर्ण विराम का सिंबल होता है। आगे देखते हैं किसमें नी प्रत्यय नहीं लगा है। याद रखेंगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा, यही आपको बताना है। शेरनी, शेरनी में भी नी लगा है, मोरनी में भी नी प्रत्यय लगा है, कूटनी में भी लगा है, लेकिन नौकरानी में नहीं लगा, इसमें आनी प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर का रहा कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो मूल शब्द के आगे लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, आगे लगता है। देखिएगा बाद में जुड़ता है नहीं दोस्तों, मध्य में जुड़ता है नहीं दोस्तों, आगे जुड़ता है। या आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल प्यारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबी होगी, पूरे लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। आप एक बार वीडियो को लाइक करते हैं तो उसके एवज में आपको 1000 वीडियो मिलती है। क्यों, क्योंकि मैं कहता हूँ
हूँ, यहाँ पे किसी को कुछ भी देना नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं और इतने प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेंगे। बात रही मैथ की, मैथ के लिए भी मैं कुछ उपाय बना रहा हूँ कि मैथ को भी आपको प्रोवाइड कराई जाए वीडियो, जिसके लिए अच्छा आपका क्लासेज भी चले और मैथ को इतना मैं प्रैक्टिस कराऊँ कि जिससे आपका मैथ भी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि निम्न शब्द में प्रयुक्त के लिए सही विकल्प चुनिए। याद रखेंगे, ये आपका जो दोस्तों याद रखेंगे, जो आपका प्रत्यय बताना है, ये प्रत्यय बताना है कि जो मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो मच्छर में क्या लगा है दोस्तों, दानी लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करना है। तो याद रखेंगे, उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के आगे लगते हैं और उत्कड़ है, उत्कड़ को तोड़िएगा तो किसमें टूटेगा दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत प्यारे दोस्तों को प्रॉब्लम होगी, उद धन कण में टूटेगा और यही होगा, कण के सामने उद जो आपका उपसर्ग है वो लगा है तो नहीं लगेगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि आप बहुत लोग होंगे जो इसके साथ जाएंगे, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सुशिक्षित में उपसर्ग बताना है, शिक्षित में सु शब्द लगा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, धड़ाक में प्रत्यय क्या लगा है, धड़ में आक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सुहावना, लिखाई व छलिया में जो प्रत्यय बताना है दोस्तों, याद रखेंगे सुहावना में कौन सा प्रत्यय लगेगा ये आपको बताना है। सुहावना में आपका आवना प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। लिखाई में आपका आई प्रत्यय होगा और याद रखेंगे प्यारे, छलिया में आपका इया प्रत्यय होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी प्यारे राइट हो जाएगा। इस तरह प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं अच्छे से अच्छे अंक को स्कोर करने के लिए। आगे देखते हैं, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। याद रखेंगे जो अलमारी शब्द है ना दोस्तों, याद रखेंगे पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों, पुर्तगाली भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मिश्र वाक्य है, कौन इसमें है जो कि आपका मिश्र वाक्य है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, मिश्र वाक्य वो वाक्य होता है जो जिसमें एक से अधिक शब्दांशों को जोड़ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया और उसके पास जो कुछ था वह खो दिया। याद रखेंगे, ये अलग एक वाक्यांश है और जो ये अलग एक वाक्यांश है, दो वाक्यांशों से मिलकर ये बना वाक्य है। तो याद रखेंगे ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस वाक्य का भेद बताइए। आपको भेद बताना है। लेकिन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे अगर प्रश्नवाचक वाक्य दिया होता तो मैं तो उसको बिल्कुल सही कर लेता, क्योंकि इसमें सिंबल आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द लगा है, ठीक ना। इसलिए कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक के एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक तो इसमें दिया नहीं। तो जब दिया नहीं, इस स्थिति में आ जाए तो आप लोग क्या करिएगा, जहाँ कहीं भी एक से अधिक भागों को जोड़कर बनाया जाए वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है और ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, एक से अधिक वाक्यांशों को जोड़ा गया है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर प्रश्न बता रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे देखिएगा, ये कहाँ शब्द आ गया, कब, कहाँ, क्यों, कैसे और प्रश्नवाचक आ गया। तो जब प्रश्नवाचक आ गया तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसमें आंसर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछा जाए वहाँ पे प्रश्नवाचक हो रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। ऑप्शन नंबर बी प्यारे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल हो, संयोजक अवयवों द्वारा होता हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे, जहां कहीं भी मिश्र वाक्य और याद रखेंगे सरल वाक्य दोनों का मेल करा दिया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। ये प्रश्नवाचक होगा, इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द लगा है, नहीं लगा है दोस्तों, चिन्ह लगा है, नहीं लगा है। निषेधवाचक होगा आपका कि इच्छावाचक होगा कि आपका आज्ञावाचक होगा। आज्ञा नहीं दी जा रही है, मतलब तुम ये काम करो ना करो, ये करो वो करो, आज्ञा नहीं दी जा रही है दोस्तों। प्रश्नवाचक होगा नहीं, निषेधवाचक होगा नहीं दोस्तों। इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ये मेरी ईश्वर से कामना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा और याद रखेंगे दोस्तों, आपसे एक विनम्र
विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने जितने भी फ्रेंडशिप में जितने भी लोग हैं जो कि तैयारी करते हैं उनके तक ये अभिषेक एकेडमी के इस वीडियो को आप लोग पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, 27 नंबर की बात करते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा? तो ध्वनि में प्रति शब्द लगा है और मूल शब्द जो है वो आपका ध्वनि है और इसमें उपसर्ग है जो आपका प्रति है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर का स्त्रीलिंग विरागना होता है। क्या होता है दोस्तों? विरागना होता है, याद रखेंगे। वरागना नहीं होता है, वीरगति नहीं होता है, जो वीरावती नहीं होता है, विरागना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है मतलब क्या होगा दोस्तों? पुल्लिंग होगा। और कौन इसमें पुल्लिंग है आपको ही बताना है। रोटी, रोटी, जहां जहां कहीं भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में बांटने को या अंतर स्पष्ट करने को पूछे दोस्तों, उसको अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। रोटी खाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, ये स्त्रीलिंग है दोस्तों, ये नहीं होगा। पूड़ी, पूड़ी भी खाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है, ये याद रखेंगे, ये भी स्त्रीलिंग होगा। आपका नदी बहती है, याद रखेंगे, नदी सदैव स्त्रीलिंग में आती है, चाहे वो कोई भी नदी हो। लेकिन पानी पिया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी हो गया, प्राण हो गया, ये सभी आपके जो पुलिंग में आते हैं, बहुत बार ये चीज़ें पूछती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, कारक के भेद बताइए। कारक कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, यही आपको बताना है। कारक के पूरे 8 भेद होते हैं और इनके विभक्ति चिन्ह होती है। कारक जो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होने में, ऐसे जो चीजें होती हैं इन्हीं को हम लोग कारक बोलते हैं और इनकी संख्या 8 होती है और इस प्रत्येक की पहचान की जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनसे इनकी पहचान करते हैं। चलिए इसका हम थोड़ा थोड़ा आपको अलग अलग बताया भी हूं और यहाँ आज आपको प्रैक्टिस सेट में भी प्रश्न लाया हूं जो काफी आपको अच्छा लगेगा। आगे देखते हैं, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? याद रखेंगे बुढ़ापा, याद रखें संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे संज्ञा के प्रकार आपके हिंदी में कितनी है दोस्तों? 5 है। ये भी प्रश्न बन सकता है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, याद रखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, जाति, भाव, व्यक्ति, द्रव्यवाचक, और एक के बाद एक और होता है दोस्तों जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये पूरे 5 प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है दोस्तों? बुढ़ापा हो गया, तीत लगना हो गया, मिठ लगना हो गया, चला नहीं जा रहा है, ये चीज़ें आ जाए, ये भावना होती है दोस्तों। ये प्रत्येक व्यक्ति की भावना होती है कि मेरा बुढ़ापा आ गया, मैं रोगी हो गया, मुझे चला नहीं जा रहा, मुझे कहा नहीं जा रहा, मेरा मन सोने का है, ये सब भावना होती है। तो इसे भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही कहीं पे जैसे गाय शब्द दे दे, भैंस शब्द दे दे, पशु शब्द दे दे, ये सब जाति है दोस्तों। आपका राज्यपाल शब्द दे दे, लड़का शब्द दे दे, ये सब जातिवाचक है। अगर किसी का नाम लेकर कह दे, जैसे गंगा नदी है, दिल्ली एक जगह का नाम है, किसी व्यक्ति का मोहन सोहन का नाम ले ले, तो याद रखेंगे वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, जिसका प्रयोग हम खाने पीने में करते हैं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। और यही कहीं समूह में जो चीज़ें हों वहाँ पे समूहवाचक, जैसे झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गई, ये सब समूहवाचक के एग्जाम्पल होते हैं। राइट बात। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, जो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? यही आपको बताना है। लड़का पेड़ से गिरा और इसमें बताना है दोस्तों कारक। कारक का जो पहचान करते हैं विभक्ति चिन्ह से करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे से है और से जो है ना, पेड़ से बच्चा अलग हो रहा है और आपको पता है कि जहाँ से अलग होने के भाव में आए वहाँ पे अपादान कारक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर लीजिएगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यही आपको बताना है। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग कौन है, तो आप कैसे पहचान करिएगा? सबसे पहले वाक्य में प्रयोग कर दीजिएगा देश, यहाँ पे नगर, यहाँ पे द्वीप और यहाँ पे है दोस्तों झील। इसमें से कौन स्त्रीलिंग है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे कोई भी देश हो वह पुल्लिंग में आता है,
कोई भी नगर हो, याद रखेंगे यह नगर अच्छा है, ये पुल्लिंग में आता है। वह देश अच्छा है, वह देश में पैसा बहुत ज़्यादा है, सब पुल्लिंग में आते हैं। और याद रखेंगे द्वीप भी आपका किस में आएगा दोस्तों, पुल्लिंग में आएगा। लेकिन यह झील अच्छी है, झील जो आती है दोस्तों वह स्त्रीलिंग में आती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे दया, आपका कि माया, कि आपका भाषा, कि आपका आभार, कौन सा पुल्लिंग है यही आपको बताना है। याद रखेंगे दया की जाती है, ये स्त्रीलिंग है। माया, मेरी माया आ रही है उस पर, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। यहाँ पे भाषा, कोई भी भाषा हो गई, कोई बोली हो गई, ये सदैव स्त्रीलिंग में आती है। लेकिन याद रखेंगे उसने आभार प्रकट किया, याद रखेंगे आपका मैं आभारी रहूंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल होगा, ये पुल्लिंग का भाव है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है यही आपको बताना है। आशा, यहाँ पे कष्ट, यहाँ पे क्षमा और यहाँ पे सेना, इसमें से कौन आपका पुल्लिंग है। वहाँ की सेना अच्छी है, ये क्या होगा, अच्छी है, स्त्रीलिंग के भाव आ रहा है। मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप क्षमा, मैं आपको क्षमा करता हूँ, या आप क्षमा हो गए। याद रखेंगे जो कहीं भी क्षमा शब्द आता है ना, वो स्त्रीलिंग में आता है। मैं आपको क्षमा करती हूँ, ऐसी चीज़ जो होती है ना वह स्त्रीलिंग में आता है। ऑप्शन नंबर सी जो आप लोग देख रहे हैं ये स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे मेरी आशा है, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। लेकिन याद रखेंगे कष्ट जो है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल होगा, ये पुल्लिंग का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे ये मेरी कष्ट है कि आप एक काम कर दीजिएगा। याद रखेंगे मेरा कष्ट है कि आप एक काम कर दीजिएगा, मेरी नहीं होगा, मेरा होगा, ये बात को याद रखना दोस्तों। तो जो कष्ट होता है ये पुल्लिंग का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं 37 नंबर की बात करते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये प्रश्न याद रखना। सीमा कुत्ते से डरती है, तो सीमा कुत्ते से डरती है, तो सीमा कुत्ते से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो से यहाँ पे आया है, सीमा कुत्ते से दूर हट रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ए राकेश संबोधन चिन्ह का प्रयोग हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, जहां कहीं भी ऐसा चिन्ह आ जाए आप लोग का देना है संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण का चिन्ह होता है में या पर, कहीं पे आए वहां पे अधिकरण होता है। याद रखेंगे कर्ता का क्या चिन्ह होता है, ने होता है। कर्ता ने कर्म को, करण का जो होता है से होता है या के द्वारा होता है। क्या होता है दोस्तों, से या के द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। बिल्कुल प्राण, प्राण, याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल ये प्राण जो है ना सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ये चीज आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। सबको पता है कि कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है, ठीक ना, कवित्री तो होता है। लेकिन कवित्री में अब इसमें आपको छांटना है कि कौन सही है। याद रखेंगे जो कवित्री का सबसे शुद्ध रूप है ना वह कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। राज्यपाल एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि प्रत्येक राज्यपालों की जाति होती है, ठीक है। एक नाम होता तो मैं कहता फलाना राज्यपाल होता, अगर यही कह देता कि आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, तब हम क्या कहते कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे केवल राज्यपाल का नाम दे दिया, तो याद रखेंगे जब राज्यपाल का नाम दे दिया तो आपका कहेंगे ये जातिवाचक संज्ञा को डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं यही आपको बताना है दोस्तों। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है आप लोगों को पता होना चाहिए। हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। आप लोग इसको बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों। कितने, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, आप, यह, वह, सो, जो और कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब आपके सर्वनाम होते हैं। 11 होते हैं, इनको बिल्कुल याद रख लीजिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेदों की संख्या होती है 6, ये भी याद रखना। सर्वनाम की संख्या होती है 11 और उसकी भेद की संख्या होती है दोस्तों 6। आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये पूरे 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ऑप्शन नंबर 6 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय का नाम तो नहीं लिया, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा, भावना जिसमें प्रकट की जाए प्यारे, याद रखेंगे यहाँ पे दिल्ली, ये क्या होगा, दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक होगा, लड़का आपका जातिवाचक होगा, मोहन आपका व्यक्तिवाचक होगा, बीमारी, बीमारी भावनात्मक भावना को प्रकट करती है, मुझे ये बीमारी है, कोई अपनी भावना को प्रकट कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब दोस्तों याद रखना एक व्यक्ति नाम विशेष को डिनोट करे वह व्यक्तिवाचक, जैसे राम ये व्यक्तिवाचक है। रामचरितमानस ये पुस्तक में एक विशेष पुस्तक का नाम है, ये भी होगा। गंगा नदियों में एक विशेष नदी का नाम है गंगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका क्या है दोस्तों, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे देखिएगा मिठास क्या ये भाववाचक संज्ञा हो गया, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पुस्तक ये क्या होगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों याद रखेंगे ये यहाँ पे रेखांकित ऐसा चिन्ह बना लीजिएगा और यहीं पे पहचानना है। मुझे बाहर जाना है, ये पूर्ण एक रूप एक वाक्य को दर्शा रहा है और मुझे बाहर जाना है, तो इसमें क्या होगा, ये पूर्ण विराम होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। के लिए याद रखेंगे कहाँ आता है, के लिए। याद रखेंगे जब आप बिल्कुल जो कारक के संबोधन कारक के जो विभक्ति चिन्हों को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा जो संप्रदान कारक होता है, याद रखेंगे इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, याद रखेंगे। तो मैंने राधा के लिए कपड़ा खरीदे, तो इसमें संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे अपादान जो होता है से अलग होने के भाव में होता है, से अलग होने के भाव में होता है। याद रखें कहीं भी अलग हो चीजें और वहां पे से आए तो वहां पे आप कहिएगा अपादान कारक होगा। कर्ता का क्या होता है, कर्ता का ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। ये से अलग होने के भाव में और ये से होता है उस किसी साथ जाया जा रहा किसी के द्वारा, ठीक ना, ये चीज याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, यही आपको बताना है। कहीं भी में या पर, याद रखेंगे में या पर आए ना, वहां पे कौन सा कारक होता है, कर्म कारक होता है कि करण कारक होता है कि संप्रदान कारक होता है कि अधिकरण कारक होता है। अधिकरण का जो विभक्ति चिन्ह होता है ना में या पर, ठीक समय पर आ जाना, तो इसका जो चिन्ह ही होता है में या पर, कहीं भी आए तो वहां पे अधिकरण कारक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। वह बहुत अच्छा लड़का है में कौन सा सर्वनाम है, वही बताना है दोस्तों। वह बहुत अच्छा लड़का है, ये निश्चय है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, याद रखेंगे। तो यह कौन सा सर्वनाम होगा, ये निश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह बहुत अच्छा लड़का है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 51 नंबर की बात करते हैं। जिस संज्ञाओं से, याद रखेंगे जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे हम क्या बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आंसर नहीं बता पाएंगे। बहुत ऐसे प्यारे साथी होंगे जो व्यक्तिवाचक बोलेंगे, बहुत से साथी होंगे जो जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस संज्ञाओं से, याद रखेंगे दोस्तों ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चीजें ध्यान रखिएगा। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं, मतलब एक ही प्रकार की वस्तु मतलब वह वस्तु एक से अधिक है। याद रखना दोस्तों, एक से अधिक है वस्तु, एक वस्तु नहीं है, एक से अधिक वस्तु है, लेकिन एक ही प्रकार की है तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, मतलब एक ही प्रकार की है मतलब वह वस्तुओं की जाति को डिनोट कर रहा है। तो इसमें कौन सा कारक होगा, ये जातिवाचक कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 51 नंबर, और आज की वीडियो में पूरी 51 प्रश्नों को हमने कवर किया। 51 प्रश्नों की ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। दीजिए आज की वीडियो से विदा।